नोएडा सेक्टर 31 ढारी गाँव में मैं इस समय खड़ा हूँ और हमारे सामने आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का आह्वान। ये लोग गांव-गांव घर-घर जाकर के बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या सरकार की सफलता क्या है और असफलता क्या है, जो भी ऐसे जानते हैं क्या करें। तो दुबे जी बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग मिशन लेकर निकले हैं, तो आपकी आह्वान क्या, समाजवादी पार्टी का आह्वान क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश के अनुसार कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि गांव-गांव और शहर-शहर जा करके जनता को जागरूक करना है कि जो सपा का शासनकाल रहा माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो हमने विकास कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में किए थे उसको जनता को बताने जा रहे हैं। और साथ में ये भी बताने जा रहे हैं कि जो अभी मौजूदा योगी जी की सरकार चल रही है उस समय 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है और बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कोई भी नया काम नहीं हो रहा है, हम वो सारा बताने के लिए गली गली और शहर शहर जा रहे हैं गांव को, जिससे जनता जागरूक हो, जनता उनको वोट दे जो काम करें। जनता उनको वोट बिल्कुल भी ना दे जो केवल जुमलेबाजी करें और जो समाज में नफरत फैलाने का काम करें। तो हम उसी को लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। जनता ये तय करना जनता का काम है कि वो किसको वोट देती है, लेकिन हमारा काम है उनको जागरूक करना। हम जहाँ नोएडा में खड़े हैं, जैसे एलिवेटेड रोड के नीचे खड़े हैं, ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। चाहे अंडरपास हो या क्रिकेट स्टेडियम हो, मेट्रो लाने का काम यहाँ हो, नारी निकेतन सेक्टर 34 में बनाने का काम हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि यहाँ जब सपा सरकार थी उसने काम करने का काम किया था। अब 3 साल से ज़्यादा योगी सरकार को हो गए। जनता या कोई सरकार के कोई नुमाइंदा बता सकता है कि इन्होंने कोई काम किया है? देखिए जी, एक बात और भी है, नोएडा जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। नोएडा आप लोग कभी भी समाजवादी पार्टी उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती? तो इसकी जाँच होनी चाहिए बहुत बड़ी। नहीं, समाजवादी पार्टी लगातार इसकी आवाज़ उठाती रही है, लेकिन अब सरकार ऐसी हो रही है जो विपक्ष की बात ही नहीं मान रही है। सरकार बिल्कुल निरंकुश तरीके से, यही हम कहते हैं कि जब बहुमत ज़्यादा हो जाए तो कई बार सरकार निरंकुश हो जाती है और निरंकुशता में वो जनता का ही अनदेखी करती है। आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से एक गुंडे के द्वारा 10 पुलिस वालों को मार दिया गया जान से। जहाँ हम आशा कर सकते हैं, आम जनता आशा करती है कि पुलिस हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगी, वहीं पर उल्टा हो रहा है कि पुलिस को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है, पुलिस की जान जा रही है। तो आम जनता के मन में यही सवाल होता है, क्या हम यहाँ इस प्रदेश में सुरक्षित हैं या नहीं? हम सुरक्षित रह पाएंगे जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं बची है और सरकार है कि मकान गिराने का काम कर रही है, सरकार गाड़ी तोड़ रही है। अरे जिसको पकड़ना है गुंडों को पकड़िए, उनकी प्रॉपर्टी तो वो फिर बना लेंगे अगर गुंडे बच गए। तो सरकार जो कह रही थी कि वो एनकाउंटर कर रही थी, तो मैं कह रहा था किन लोगों का एनकाउंटर हुआ? जो बड़े बड़े गुंडे और बदमाश अभी बचे हुए हैं, तो किनका एनकाउंटर हो रहा था? वही मैं कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास कार्य हो नहीं रहे हैं। और कोरोना जैसी महामारी पर जिस तरीके से सरकार असमंजस की स्थिति में है, और आपने देख रहा कि नोएडा में किस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, सरकार से हम यही आशा करेंगे कि वो टेस्ट बढ़ाने का काम करें और जिस तरीके से ये बीमारी उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करें। मुझे एक बात बताइए, जैसे अपराधी की बात है और विकास दुबे की बात है, तो 2001 से इसका केस मामला है, इसमें सभी सरकार यानी समाजवादी सरकार, बीएसपी और बीजेपी, हम लोग क्यों पिछले सरकार पे आरोप लगाते हैं? वर्तमान अगर आप हैं तो अगले पे लगाएंगे और पिछले पे लगाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों में बदल, बीजेपी की IT सेल ने क्या किया, जो उनका पोस्टर था उसको बदल के सपा का कर दिया। सपा का वो कोई प्राथमिक सदस्य नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी पे एक भी सबूत है तो वो पेश करेगा, वो प्राथमिक सदस्य भी रहा और पार्टियों में रहा। सपा सरकार में वो जेल गया। ये कौन सी सरकार है पूछो जिसने उसे इतने बड़े गुंडे को जेब कतरों वाली श्रेणी में डाल दिया? जिस पे इतने बड़े मुकदमे थे वो जेब कतरों की श्रेणी में किसने डाला? किसका संरक्षण था? और गाड़ी अभी उसके भाई के यहाँ जो मिली है सरकारी, वो किसका संरक्षण था? कानून मंत्री किसके साथ हैं? उत्तर प्रदेश के। जो कानून तोड़ रहा है उसके साथ कानून मंत्री का रिश्ता है। क्या ये रिश्ता है? क्या भाजपा इसका जवाब देगी? तो ऐसे लोगों का जवाब देना पड़ेगा कि आप सत्ता संरक्षित जो ये लोग हैं, इन पे कब कार्रवाई आप कर रहे हैं जिससे इनका मनोबल टूटे और जनता अपने को सुरक्षित महसूस करे। और लोग अब चाहते हैं कि 2022 में पुनः अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, सत्ता संभालें, जिससे यहाँ का विकास सतत रूप से हो सके। अच्छा, एक पेट्रोल वाली मामला था,
तो आप लोग मैंने कांग्रेस का छोड़ना था, लेकिन और कोई पार्टी साथ नहीं आ रही इसके? नहीं, हमारे लोगों ने सपा ने भी पेट्रोल डीजल की वृद्धि के लिए बिल्कुल आंदोलन किया था, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन ये सरकार बिल्कुल मनमानी कर रही है। आप देख रहे हो कि 25-25 दिन लगातार हो गए, सरकार ऐसी हो गई जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल पेट्रोल से आगे निकल गया रेस में। ऐसा कभी नहीं होता था। जो सरकार है, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी पूरे भारत में, जब 2 रुपये आधा रुपये 50 पैसे बढ़ते थे, ये लोग प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजते थे, कभी प्रदर्शन करते थे। अब ये 22 दिन 25 दिन से लगातार बढ़ा रहे हैं। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है कि जब कोरोना काल में लोगों की नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए हैं, और ऐसे बेरोजगारी के समय में अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे, किसान कैसे अपनी भराई करेगा? अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे, अपना ट्रैक्टर कैसे चलाएगा? कटाई कैसे होगी? कभी सोचा सरकार ने? सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। किसान विरोधी, छात्र विरोधी, व्यापारी विरोधी ये सरकार है, और इस सरकार का जाना सुनिश्चित है। देखिए एक लास्ट पॉइंट जी, लॉकडाउन के अंदर शराब की दुकान खोली गई और 70% महंगी करके बेची गई, लेकिन किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाया। क्या सभी पार्टियों को दारू वाले से चंदा जाते हैं? देखिए, सभी पार्टियों को यही तो सरकार का है, राम राज्य की सरकार है, जहाँ बाबा जी भगवा धारण करके बैठे हुए हैं। और सबसे पहले किसको मिला परमिशन? सबसे पहले मिली दारू की परमिशन। आप खोलिए, आप बहुत ज़रूरी है। तो टैक्स के लिए सरकार ने दारू के ठेके खोल दिए। ये सरकार की कमी है और सरकार की जवाबदेही है कि राम राज्य की अगर सरकार है और अगर उस समय दारू के ठेके खोल रहे हैं, तो ये सरकार की जवाबदेही। विपक्ष तो केवल सवाल उठा सकता है। लेकिन सवाल उठाना तो आपकी जिम्मेदारी है। सवाल हमने बिल्कुल उठाए, सवाल जरूर उठाए, सवाल लगातार उठाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये पहली ऐसी सरकार है जो विपक्ष की किसी बात को मानती नहीं, विपक्ष की किसी चीज़ में सलाह नहीं लेती। इसीलिए आप देखो, चीन से लेकर के हर जगह ये सरकार घिरी हुई है। चीन में भी जिस तरीके से इन्होंने सर्वदलीय बैठक न करके अपनी मनमानी करी, उससे भारत की वहाँ भी किरकिरी हुई।